हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले 11th। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड आज हम लोग कोई मैथमेटिक्स की बातें नहीं करने वाले, हम लोग डिस्कस करेंगे कि 11th मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अब उनको लग रहा है कि मैम क्या 11th पूरा रिवाइज करना चाहिए 12th के लिए, या कुछ कुछ टॉपिक्स करके अपना काम चल जाएगा। सो मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ 11th क्लास से कि कौन से टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, दैट वी हैव टू रिवाइज अगेन। आप लोगों ने अभी तक नहीं किए होंगे, बेसिकली सबके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं, राइट? तो अब वापस आपके पास थोड़ा टाइम है, सो आई विल सजेस्ट कि आप उनको रिवाइज कर लो, तो वहां से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो आज का क्लास है कि चैप्टर विच आर इंपॉर्टेंट क्लास 12th फॉर क्लास 11 से 12th के लिए। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द राइट टाइम कि कौन कौन सा अपने को टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर प्लान करना है, अच्छे से कवर करना है, जिससे 12th में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो मैं आपको एक एक करके चैप्टर्स के नाम बताऊंगी। एक सबसे पहला चैप्टर्स आप पढ़ते हो जो है सेट्स, है ना, सेट्स थ्योरी। तो इनिशियली जब आप 11th में आते हो उतना आप बच्चे ही होते हो, 10th से निकल के 11th में आ गए हो, सडनली अपना 3 सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं और बहुत सारा लोड आपको फील होने लग जाता है। आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, कोई अपना पीसीएम भी लेकर के बैठता है बालक, तो उसको लगता है कि अरे मैं अब आईआईटी की करूँ या बायोलॉजी की करूँ, नीट की करूँ बेसिकली। तो बहुत सारा बर्डन आप लेकर के बैठे होते हो। तो पहले पहले जो चैप्टर्स होते हैं ना हर सब्जेक्ट के, वो आपको थोड़े से फेमिलियर नहीं लगते। उस टाइम पे लगता है ये क्या चल रहा है, वेन डायग्राम क्या चल रहा है, यूनियन, इंटरसेक्शन। सो बेसिकली मैं बता दूं ये अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें सेट थ्योरी रिवाइज करनी है। क्योंकि जब हम 12th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे, एक सबसे पहला चैप्टर अपना आता है रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पर सेट थ्योरी का यूज होता है। एंड अलोंग विद प्रोबेबिलिटी, जो आपने 11th में भी पढ़ा है वहां पर भी सेट थ्योरी का यूज हुआ था, और थोड़ा बहुत हमारा प्रोबेबिलिटी जो 12th क्लास में आएगा थोड़ा बहुत वहां पर भी यूज होगा सेट्स का। सो यहां से आप यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, इनकी बातें करेंगे और साथ के साथ वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। वेन डायग्राम की कहानी हम लोग सीखेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। ऑल्दो आप लोगों को आता होगा, तो आता है तो आपको रिवाइज करना है, मतलब वेन डायग्राम की थ्योरी अपने को आना चाहिए कि किस तरीके से अपना जो सेट्स लिखे हैं उनका वेन डायग्राम वी कैन ड्रॉ। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट अपना। इसके बाद अपना आता है सेकेंड नंबर पर रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर अपना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई बताएगा मुझे? इस चैप्टर से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, पूरा रिलेशन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और इन सब में हम लोग बात करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में, है ना, कोडोमेन भी बात करते हैं साथ के साथ। तो ये चैप्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है इसी वजह से, जो मैं बॉक्स बनाऊंगी कि ये अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट वी हैव टू स्टडी अगेन। अपने पास वक्त है तो फटाफट से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 12th क्लास का पहला ही चैप्टर अपना रिलेशन फंक्शन होता है। 12th क्लास का पहला ही चैप्टर क्या होता है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो वहां पर हम बहुत सारी बातें रिलेशन फंक्शन में जितना हमने पढ़ा है ना, उससे आगे की डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन जितना पढ़ा है अपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन किसे बोलते हैं, डोमेन, रेंज, ये सारी बातें करनी है। सो इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां तक समझ में आ गया कि क्या क्या हमें चैप्टर करने हैं। नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट किसी को पता है? ट्रिगो। भाई ये तो ना डबल स्टार लगा लोगे तब भी कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो हमने 11th में बहुत सारा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, एंड उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात की होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 12th क्लास में ट्रिगो से रिलेटेड एक चैप्टर करेंगे ITF, है ना, और साथ के साथ SOT भी आपको करने को मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। मतलब मेन तो अपना है ITF, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो ट्रिगो तो बहुत अच्छे से अपने को आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं ऑलरेडी ट्रिगो में। तो भाई अभी भी आपने नहीं किया है वो काम जो मैंने बताया था ट्रिगो का, जब मैंने चैप्टर कवर कराया था कि एक अपने पेपर पे लिखने हैं भाई सारे फॉर्मूलाज। सो अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखे हैं, सो प्लीज आज का ये वीडियो देखने के बाद अपने सारे फॉर्मूलाज ट्रिगो के एक पेपर पे नोट डाउन करने हैं, क्योंकि बेटा अभी आप लोग डेली लाइफ में याद करना स्टार्ट कर दोगे ना, क्योंकि आज मुझे कोई काम करना है, मैं आज ही बैठ कर उनको याद करने लगता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक दिन में सब याद हो जाए। तो धीरे धीरे आप रिवाइज करते रहते हो, याद करते हैं तो याद बना रहता है। तो ट्रिगो के फॉर्मूलाज नहीं लिखे हैं अभी तक तो उनको लिख लो, क्योंकि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो का ऐसे कोई मान ईमान नहीं होता, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर ट्रिगो आ जाती है ना। तो ट्रिगो कहीं पर भी आ सकता है अपना। तो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बॉक्स के अंदर कवर किया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आप कहोगे मैम आप तो सारे ही चैप्टर बताते जा रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई रुक जाओ, आ जाओ। PMI ये 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मतलब आप इसको बिल्कुल मत पढ़ना, ये 12th क्लास में कहीं भी नहीं आएगा। बस 11th में आया, खत्म हो गया। और मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे मेंस के लिए IIT JEE की एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ना तो अपना मेंस में आता है ना ही एडवांस में आता है, तो इस चैप्टर को पूरा यहाँ पर भूल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने चैप्टर ले लिया अपना क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो देखो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, अच्छा बॉक्स में बंद कर दिया, आपका परसेप्शन गलत हो जाएगा, इसको बॉक्स से हटाते हैं। हाँ इधर आओ, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पहली बात। ठीक, ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है भाई, हमें बेसिक्स कि आयोटा क्या है, आयोटा की पावर्स क्या है, मतलब बेसिक्स हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। बेसिक्स आने चाहिए, है ना, कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इन चारों का सम करते हैं तो वी गेट 0, है ना। तो हम जब भी आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम करते हैं हमेशा 0 मिलता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें वी शुड नो। क्लियर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमें बेसिक्स आने चाहिए। रही बात यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स ही हमने पढ़ा है, तो बेसिक हमें आना चाहिए, इसका भी हमें बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपने आप में ऐसा है कि कहीं भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक आ जाता है, वहाँ डी पॉजिटिव डी नेगेटिव इनकी बातें करते हैं, तो इनके मुझे बेसिक्स कवर करने हैं। ठीक है, इनके हमें क्या कवर करने हैं बेटा, बेसिक्स कवर करने हैं। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद मैंने आपको चलो रैंडम लिखा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज की मैंने बात की सारी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज अपना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, मतलब आप इसको रिवाइज मत करो, इसको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक्स तो देखो, हमें एपी क्या है, जीपी क्या है, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो आई होप कि आपको पता होगा। स्टिल मैं यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करती हूँ कि एपी जीपी एंड एक रिलेशन हम पढ़ते हैं ना कि AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, ये बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। दैट्स इट, कि AP और GP में डिफरेंस क्या है। HP आपसे नहीं डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ AP और HP की बातें हमें करनी है, AP और GP की सॉरी, और AM GM में क्या रिलेशन है दैट वी हैव टू नो। क्लियर, तो ये तो बहुत बेसिक्स है। ठीक है, बस इतना पता है, हमें और कोई फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। वो सारा सम ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ये बेसिक सी बातें हो गई। उसके बाद हम लोग बात करें बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, वो पहले ही हटा दिया है, बट स्टिल आपको बाइनोमियल थ्योरम याद करने की कोई, मतलब रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा 12th क्लास में, तो बाइनोमियल थ्योरम को आप एज इट इज स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेट लाइन की, अब बात आती है अपना स्ट्रेट लाइन। अगेन स्ट्रेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमें स्ट्रेट लाइन अच्छे से कवर करना है, स्ट्रेट लाइन अपने को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा तो हम जो हमारा 12th क्लास में 3D ज्योमेट्री आएगा, है ना, तो 3D ज्योमेट्री जो हमने अभी 11th क्लास में भी कवर किया है, लेकिन वहां पर हमने बिल्कुल बेसिक्स बात की है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो अब यहाँ से आगे जो हमारा 12th क्लास में 3D आएगा उसमें प्लेन की इक्वेशन की बात होगी। सो हम उसको रिलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन, 2D में स्ट्रेट लाइन से। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, स्ट्रेट लाइन को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इसकी एक एक बात है कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और इक्वेशन लिखने के साथ साथ
कि यहाँ पर कितने फॉर्म्स होते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कैसे करते हैं, ये छोटी मोटी बात है, मतलब अपने को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरा का पूरा कवर करना है। क्लियर है यहाँ तक कि हमें कौन कौन से चैप्टर अपने को रिवाइज करने हैं, और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है, देखो अभी तक मैंने सिर्फ रिलेशन फंक्शन को डब्बे में डाला, देन ट्रिगो को डब्बे में डाला, यहाँ से हमने बेसिक्स की बातें की, एंड आगे चल के मैंने अभी स्ट्रेट लाइन को अपने डब्बे में बंद किया। जो बॉक्स में बना रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो वो हमें रिवाइज करने हैं। नाउ कम टू द 9th, ठीक है। सो यहाँ पर अब अपने पास आता है कोनिक वाला, है ना, कोनिक्स। तो कोनिक के अंदर अपने पास एक तो है सर्कल, एक है अपने पास पैराबोला पहले, और फिर अपने पास इलिप्स, और देन अपने पास है हाइपरबोला, ठीक। सो ये घबराना मत कि मैम आपने डब्बे में बंद कर दिया तो क्या ये इंपॉर्टेंट है। कोनिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें यहाँ पर सर्कल के बारे में बात करनी है, ठीक। हमें पैराबोला के बारे में बात करनी है, हमें इलिप्स के बारे में बात करनी है। हाइपरबोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पैराबोला और इलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी हो, वी शुड नो कि इक्वेशन पैराबोला की है या फिर इलिप्स की है या फिर हाइपरबोला की है। बिल्कुल बेसिक, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला ये जरूरत की ही नहीं है तो भाई दिमाग में से मेमोरी निकाल के हटा दी, ऐसा नहीं करना। हमें पता होना चाहिए, सर्कल तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं सर्कल डीप में पढ़ो, सर्कल का बेसिक्स हमें पता है तो ठीक है ना। और उसके साथ साथ पैराबोला और एलिप्स, इनकी बेसिक्स हमें क्लियर होना चाहिए कि कैसे इक्वेशन होती है, क्या इसकी इसेंट्रिसिटी होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो इनके लिए हमें फेमिलियर रहना होगा, इसके लिए नहीं भी रहोगे तो भी चलेगा। क्लियर। तो ये वाले चैप्टर हमें अच्छे से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन बहुत बढ़िया से मतलब तोड़ दो, बिल्कुल इसको मचा दो स्ट्रेट लाइन में, तो क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमें बेसिक, जैसे सर्कल पर्सनली मुझे बहुत सिंपल लगता है, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगता हो, क्योंकि सर्कल एक कवर्ड, एक कैसा है अपना बंद कर्व है, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। जो ओपन कर्व होते हैं वो इन्फिनिटी तक मूव करते हैं, लाइक दैट। तो सर्कल भी करना है, पैराबोला और इलिप्स के लिए हमें बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर 10। सो यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज की मैं बात करती हूँ। तो इन लीनियर इनइक्वालिटीज की हम बात करें तो यहाँ से हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ हमें सीखना है। क्यों? क्योंकि 12th क्लास में चैप्टर आता है अपना LPP, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इस चैप्टर के लिए ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। मैंने इसको 2 क्लास में करवाया आपको, तो जिन बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है आप वहां जाकर के बेटा इसको अच्छे से कवर कर सकते हो कि हमें जब मोर देन 2 इक्वेशंस दे रखी हैं तो किस तरीके से ग्राफ बनाना है। एक इक्वेशन है तो कौन सा एरिया अपना, कौन सा जो रीजन है वो अपना रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। और ये चैप्टर मैं बता दूं अपना ये हमारे मेंस में नहीं आता, ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास जेई मेंस। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, आराम से वीडियो बनेंगे। लेकिन जब मैं इसकी बात करी क्लास 12 के लिए तो यस इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें कौन सा पार्ट अच्छे से करना है, ग्राफ ड्रॉ करने वाला। मतलब पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ ड्रॉ कैसे होंगे वो हमें सीखना है, और वो मैंने आपको वीडियो बनवा रखी है। सो इजीली आप वहां से इस चीज को कवर कर सकते हो। सो लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें वहां पर LPP में काम आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद मैंने लिया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एक PNC भी रहता है, अभी PNC की बात करेंगे। PNC, इसको भी मैं भूल गई थी बीच में। ओके, इधर आ जाओ। ये तो मतलब सुपर से भी ऊपर, ये तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना अपने को, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो अपना टर्म 1 में आया था।
लिमिट्स डेरिवेटिव्स बेसिकली टर्म 2 में था, लिमिट्स अपना टर्म 1 में था। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज डेरिवेटिव्स, क्योंकि क्लास 12th में अपना क्या चलेगा बेटा, अपना क्लास 12th में कैलकुलस होगा, ठीक है। तो कैलकुलस के ऑलमोस्ट 4 से 5 चैप्टर्स में ये लिमिट्स वाला फंडा यूज में आने वाला है। तो मतलब इस पर तो ऐसा है कि जितने स्टार लगा लो उतने कम है कि ये चैप्टर तो आप आज ही अपना स्टार्ट कर दो रिवाइज करना, क्योंकि टर्म 1 में हमने लिमिट्स कवर किया है और उसके बाद हमने बिल्कुल लिमिट को टच नहीं किया, हम सीधा डेरिवेटिव पर मूव कर गए, क्योंकि टर्म 2 में था ही नहीं लिमिट्स। तो काफी गैप आ चुका है आपके लिमिट्स के रिवीजन में। सो ये चैप्टर आज की आज आप लोग स्टार्ट करोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 12th में अपना कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब में अपने को ये लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। अच्छा, डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास एक नया चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहां पर ये डेरिवेटिव बहुत यूज में आने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ माई कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को तो नोट डाउन कर लो कि आज का टास्क हमारा इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, आज कल 1-2 दिन में लगा करके अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हमें कैलकुलस में मिलने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा वीक रहा तो समझो 3 से 4 चैप्टर तो खल्लास। तो हमें इन चैप्टर को तो बहुत, दोनों ये अपने आप में अलग अलग चैप्टर है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो ये तो मतलब सुपर से भी ऊपर है। अच्छा, अब हम बात करने वाले थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर डायरेक्टली क्वेश्चन उठ करके आएंगे आपके 12th क्लास में, नो, परम्यूटेशन डायरेक्टली नहीं आएगा, परम्यूटेशन चैप्टर अपना 11th में था, दैट्स इट। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे क्लास 12th में एक चैप्टर आने वाला है प्रोबेबिलिटी, जो आपने आधा चैप्टर पढ़ लिया है अपना, कहाँ पे, 11th क्लास में। 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पीएनसी तो ये समझो कि प्रोबेबिलिटी की जान है, पीएनसी नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी आपको कभी नहीं आ सकता। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर भी अपने को रिवाइज करना है, जिससे प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्ट्रांग होगा। और ये अपने मेंस और एडवांस के नजरों से देखा जाए, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस में भी इंपॉर्टेंट है। तो पीएनसी तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, और एक बार इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए तो मतलब बहुत मुश्किल है। तो वो एक बार की बात ना अभी लेकर के बैठ जाओ। अभी छुट्टियां चल रही है, किसी की 12th स्टार्ट नहीं हुई होगी अभी तक, तो आई होप सो आप इजीली जो चैप्टर्स आपके वीक है ना उन पर आप काम कर सकते हो। तो मुझे वही लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू टेलिंग यू कि भाई ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट, इनको करने बैठ जाओ। होली की छुट्टियां आएंगी, आगे बहुत सारी छुट्टियां आएंगी, जो भी अपने पास काम है उसको कर लो, ठीक है। 12th पर रिलाई नहीं करना कि जब स्टार्ट होएगा ना प्रोबेबिलिटी 12th क्लास में तब कर लेंगे, मैम अभी छुट्टियां मिली, थोड़ा एंजॉय करने दो। 1 साल की तो बात है अपनी, फिर एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से कवर करना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि आगे प्रोबेबिलिटी हमें कवर करना है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के काफ़ी फायदे हैं, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, तो उनसे रिलेट करके यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर दैट कोई चैप्टर बचे क्या, रहते हैं क्या चैप्टर भाई, याद है कि नहीं? अब आ जाओ अपना नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इसको कैसे हम भूल सकते हैं, ये भी अपना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री आता है तो हम आगे जाकर के हमारा जो 3D ज्योमेट्री चैप्टर आएगा, वेक्टर जो चैप्टर आएगा, वो बेसिकली बेसिक्स इसीलिए आपको 11th क्लास में बताया है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बात है कि आगे जब अपने पास एकदम वास्ट फॉर्म में 3D ज्योमेट्री आएगा तो आप एबल हो इनको करने के लिए आराम से। तो इसको भी बेटा अपने को कवर करना है, क्योंकि हमारा 12th क्लास में 3D ज्योमेट्री कंप्लीट चैप्टर आता है। और ये मैं बात बताऊं IIT JEE के लिए, तो IIT JEE में भी अपना 3D ज्योमेट्री काफ़ी अच्छे से आता है और बहुत बेसिक होता है, मतलब 3D ज्योमेट्री पे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आपको 3D ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने का मुझे तो लगता है कोई गुंजाइश नहीं होती है। मतलब बनाना चाहो तो बहुत बन जाएंगे, बट हम मेंस लेवल की बात करें तो आप आराम से यहाँ पर 3D ज्योमेट्री करते हो ना तो यू विल रॉक। 3D ज्योमेट्री में कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। And the last one, that is probability.
जो हमने 11th क्लास में किया है, तो भाई वो तो कहने की भी बात नहीं है। और मैं बात बताऊँ, 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी, ये 11th क्लास का है, और ये अपना 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो एनसीईआरटी में अपना दे रखा है ना 11th और 12th का प्रोबेबिलिटी, ये आप अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से कवर कर लेते हो, तो फॉर श्योर आपका मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मतलब अब बहुत बढ़िया तरीके से प्रोबेबिलिटी जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, मतलब मैं तो खुद बच्चों को प्रेफर करती हूँ कि भाई आप ये वाला प्रोबेबिलिटी अच्छे से करो। कोई नई बुक या बाहर की कोई बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको और इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो, देन यू आर एबल टू डू ऑल द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सो हमें अच्छे से फोकस करना है कि भाई जो हमारा बेसिक है, एनसीईआरटी अपना बिल्कुल बेसिक है, तो बेसिक्स हमारे अच्छे हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि नींव मजबूत होती है तो कितना ही बड़ा अपना बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। नींव अपनी हल्की है तो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, गिर ही जाएगी एक दिन। तो अपना नींव जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस एनसीईआरटी इज़ योर बेस फॉर योर इंटायर लाइफ, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर आईआईटी के लिए जो रिस्पेक्टिव आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए यहाँ से आगे की ही बात करेंगे। तो बेस अपना स्ट्रॉन्ग है तो आगे की बातें जल्दी समझ में आएंगे ना। बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगा, हम कुछ पढ़ेंगे वापस अपना खराब हो जाएगा, सिस्टम समझ नहीं आएगा, फिर वापस पढ़ेंगे फिर खराब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? ऐसा नहीं कि आप स्टडी नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम है कि आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया था। इसीलिए दिस इज द राइट टाइम, जो 11th का बेस है पहले वो अच्छे से करें, देन अपना 12th का बेस हमें बहुत मजबूत बनाना है। क्लियर? आई होप हमने सारे चैप्टर्स की बात कर ली है। तो बहुत आराम से देखना, कोई चैप्टर है जैसे ये चैप्टर है बिल्कुल टच मत करो, छोड़ दो, है ना। अपना यहाँ पर मैंने लिखा ये चैप्टर बिल्कुल टच मत करो, ये तो हमें बचपन से याद है, ये चैप्टर बिल्कुल कवर मत करो, है ना। कुछ चैप्टर से बिल्कुल कवर मत करो, लेकिन ऐसा नहीं कि 11 बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अरे 11 खत्म, बुक्स को रख दिया साथ में, आधे तो बुक्स को बेच देते हैं, आधे बुक्स को अपने रिलेशन में दे देते हैं कि अरे भाई तेरा छोटा भाई बहन 11th में दे दे। ट्राई टू कीप योर 11th वाली बुक्स को अपने साथ, बहुत काम आएंगी 12th में। तो जब आपका 12th कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको किसी को डोनेट करना है, जैसे भी उनको अपने को ट्रीट करना है यू कैन, बट अभी 11th की बुक्स को अपने पास संभाल करके रखो, ये आपका बहुत बहुत काम आने वाली 12th क्लास में भी, बेसिक्स की जब हम बात करें और जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे उधर भी। क्लियर है? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे फ्री होकर के बैठे होंगे, चैन की नींद ले रहे होंगे, अरे वाह 11 खत्म, 12th का 12th में देखेंगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट ईयर के बाद ही हम लोग आराम से चैन की सांस लेंगे, आराम से स्टडी करनी है। जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं ट्राई टू रिवाइज अगेन, जितना आप रिवाइज करते हो उतनी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। एंड द लास्ट थिंग, अपने आप पर फेथ रखो, अच्छे से पूरा अपना साल स्टडी करेंगे 12th क्लास के लिए तो हम 100% से अपना स्कोर करेंगे। कभी छोटा नहीं सोचना, क्यों भाई? सोचने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं, सोचेंगे भी अच्छा और करेंगे भी अकॉर्डिंगली काम, कि हमें लाना है 100%, तो अकॉर्डिंगली काम भी तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि रात भर हम सोते रहें, दिन भर सोते रहें। मैम ने कहा है सोचते रहो अच्छा हो जाएगा। सोचने से होता क्या है कि अपना माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए ना ऐसे खुद को एक्टिव करता है कि काम करना है, हमें काम करना है। सो जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। जो भी करोगे, सारी स्टडीज जो करोगे वो आप ही करोगे, आप अपने आप को ही बूस्ट करोगे। सो एक कुछ छोटा सा कोटेशन लिखा है, हैव फेथ इन योरसेल्फ, ऑल पावर इज इन यू, बी कॉन्शियस एंड ब्रिंग इट आउट। और ये आइडियल स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। एंड पर्सनली जब मैं छोटी थी, जब आप बड़े हो जाते हो तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। आई वॉज इन क्लास 11th एंड क्लास 12th, सो स्वामी विवेकानंद जी वॉज माई आइडियल। लाइक अभी भी है, बट अभी मैंने रीडिंग करना कम किया हुआ है, उस टाइम मैं रीडिंग करती थी। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने किसी को कभी नहीं बताया, लेकिन जब 12th क्लास में मुझे एज अ प्राइज मिला तो पूरा का पूरा 12 आई थिंक 12 बुक्स हैं, दैट इज़ लाइक साहित्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो प्रॉपर मुझे 12 बुक्स का एक प्रॉपर पूरा का पूरा साहित्य मिला था। सो यू नो, पता नहीं, मुझे भी उस टाइम लगा कि ऐसे कैसे, कि मैं तो बस अपने आप को, मुझे पता है ना कि स्वामी विवेकानंद इज माई आइडियल, तो इस एनवायरमेंट को कैसे पता, यूनिवर्स को कैसे पता? उन्होंने मुझे वो खुद अपने आप ला करके दिया, मतलब स्कूल से मुझे एज अ गिफ्ट वो मुझे मिला था। तो मतलब कॉन्शियसनेस इज लाइक बिगेस्ट थिंग, जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी सराउंडिंग्स में आपके साथ होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, अपनी स्टडीज अकॉर्डिंगली करो,
अपने आप पूरा साल थोड़ा-थोड़ा प्लान करके चलो कि हमें इस टाइम तक ये बुक्स फिनिश करनी है, इतना रिवाइज़ करना है। मैंने आपको शायद एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से रिवीज़न करने हैं। सो जब तक हम पेपर देने जाएँ एटलीस्ट 3 टू 4 टाइम अपना रिवाइज़ कर चुके हों। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय-बाय।